पहले थोड़ी देर चित्त को शांत कर लेते हैं। जिस भी प्रकार से जिस किसी साधना से हमारे चित्त शांत होने का अभ्यास हो सकता है, वो चित्त को शांत करते हैं और फिर ओपन अवेयरनेस, सारे शरीर में क्या हो रहा है, इंद्रियों में क्या हो रहा है, कहाँ से स्पर्श हो रहा है, उसको जानते हुए बगैर कोई प्रतिक्रिया के उसको जानने का अभ्यास करेंगे। हम 5 खंडों को, उनके तीनों लक्षणों को अनुभव के आधार पे समझने का प्रयास कर रहे हैं। रूप खंड पे हफ्ता भर चर्चा हुई, उन पे ध्यान हुआ, और वेदना खंड, और आपने देखा होगा कल हमने वेदना के साथ संज्ञा और विज्ञान खंड भी जोड़ दिया है, क्योंकि वो दोनों साथ साथ करेंगे तो और गहराई से अनात्म बोध की बात समझ में आने लगेगी। नहीं थोड़ी दिक्कत हो जाती है अलग करने से। तक हमने समझा वेदना है, जागती है एक पानी में बुलबुले की तरह और समाप्त हो जाती है, और हर इंद्रिय के द्वार पे जागती है। चक्षु संस्पर्शा वेदना, सोच संस्पर्शा वेदना इत्यादि। चक्षु पे स्पर्श हुआ उसके कारण वेदना, कान पे स्पर्श हुआ शब्द का उसके कारण वेदना, नाक पे गंध का स्पर्श हुआ उसके कारण वेदना, काया पे स्पर्श हुआ उसके कारण वेदना। उनका नित्य स्वभाव तो स्पष्ट दिखता है सब लोग। हम साधना करके 2-3 दिन से कर रहे हैं, देख चुके हैं ठीक से, और अनित्य होने के कारण उनका दुख बात भी समझ में आती है। दुख इस सेंस में कि वो अवॉइडिंग सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता, अनसेटिस्फैक्ट्रीनेस, संतोषजनक नहीं है। उस वेदना के आधार पे हम निरंतर सुखी शांत नहीं रह सकते, क्योंकि वो बदलती रहती है। तो दुख बोध भी मोटा मोटा समझ में आता है। फिर अनात्म बोध को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। अनात्म बोध की क्या कैरेक्टरिस्टिक बताई भगवान ने? ये न एतद्माम न ऐसो अहम अस्मि न मेसो अत्ताति। ये मेरी नहीं है, मैं नहीं हूँ, मेरी आत्मा नहीं है, ये मेरा सार नहीं है। देखा कि सार की बात तो स्पष्ट हो गई, क्योंकि हमने समझा था कि न मैं अत्ताति का तात्पर्य है कि इसमें मेरा सार जो है वो वेदना नहीं है।
सार उस सेंस में जो नित्य है, शाश्वत है, अजर है, आनंद स्वरूप है, जैसे आत्मा की जो परिकल्पना है, तो वो सब तो नहीं है। तो इसलिए वो बात तो क्लियर हुई। चर्चा में दिक्कत ये हो रही थी कि मेरी नहीं है तो किसकी है। ये हमने कल आज सुबह चर्चा की थी कि मैं नहीं हूं तो क्या है। मैं एज ए एंटिटी भेज रहा हूं तो शायद हमको खुद ही ठीक ना लगे, लेकिन है तो मेरी। ये बात समझना कि मेरी नहीं है, ये काफ़ी दुष्कर हो जाता है। तो उसको हमने समझने के लिए ही विज्ञान को साथ में जोड़ा। तो विज्ञान भी अनित्य है, वो भी हम समझ लें। क्यों अनित्य है? क्यों कंडीशंस पर राइज होता है। जैसे मैंने चर्चा की थी, आँख है, बाहर रूप है, रोशनी है, हमारी इंटेंशन है और ध्यान है, उस तरफ अटेंशन है, तो देखा जाता है, जिसको कहा जाए चक्षु विज्ञान जागता है। और उसके इम्प्लिसिट अजम्पशन है कि हम जागृत हैं, सो नहीं रहे हैं, तो हम कॉन्शियस हैं। तो जो हमारा कॉन्शियस होना एक कॉमन थ्रेड है सभी विज्ञानों में। तो इसीलिए थाई फॉरेस्ट ट्रेडिशन में इसको अलग माना जाता है और उनको अलग माना जाता है। हमारी जो शुद्ध चेतना है उसको चित्त कहा गया और बाकी को विज्ञान कहा गया। सुत्त में भी आप देखेंगे चित्त और विज्ञान में फर्क किया गया है, लेकिन उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया दुर्भाग्य से। तो ये थोड़ा सटल पॉइंट है, हमको अपने अनुभव के आधार पे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ या थाई ट्रेडिशन कह रहा है, बड़े विनम्रता से कहूँगा कि आप, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स थेरावादा के हिसाब से नहीं है ये बात। तो क्या बात कह रहे हैं हम कि एक क्षमता है हमारे में, शुद्ध जानने की क्षमता, जो नॉर्मली क्लाउड हो जाती है संस्कारों से, लेकिन जानने की क्षमता तो बनी रहती है, वो शुद्ध नहीं रह पाती। शुद्ध हो जाए तो वो जो कॉन्शियसनेस, प्योर अनमैनिफेस्ट कॉन्शियसनेस है, उसी का स्वरूप है। तो जैसे अजान सुबह तो समझाते हैं और एक दो सुत्तों में उसकी चर्चा आती है अनिर्दशन विज्ञान की, कि एक अनमैनिफेस्ट कॉन्शियसनेस है इस संसार में, जो विभिन्न सेंशिएंट बीइंग्स के थ्रू मैनिफेस्ट होती है, प्रकट होती है उनकी कॉन्शियसनेस के रूप में। तो वो पर्सनल कॉन्शियसनेस हो जाती है। और वो चित्त, उसी को वो चित्त कहते हैं। आप सती पठान में भी देखेंगे चित्तानुपश्ना शब्द किया गया, विज्ञान अनुपश्ना नहीं कहा गया। विज्ञान अनुपश्ना का मतलब ही नहीं बनेगा। और चित्तानुपश्ना में क्या कहा गया? सैरागं व चित्तं, सैदोषं व चित्तं। तो चित्त वो है, चीज है, वो जानने की क्षमता है कि वो द्वेष के साथ जुड़ गई है, राग के साथ जुड़ गई है। दिक्कत ये हुई कि अभिधम्मा में चित्त और विज्ञान को सिनोनिम्स बना दिया गया। हालांकि अभिधम्मा में भी चित्त का यूज अलग जगह है, विज्ञान का यूज अलग जगह है, लेकिन कहा गया कि दोनों जानने की क्षमता है, तो ठीक है, एक ही मान लेते हैं। उसको सिस्टमेटाइज करने के चक्कर में तो साधक के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो जबकि चित्त जो है वो अनित्य नहीं है, वो ये बहुत महत्वपूर्ण बात थाई मास्टर्स कहते हैं। चित्त अनित्य नहीं है, वो हमेशा बना रहता है। हमारी जानने की क्षमता हमेशा बनी रहेगी जब तक हम सोए नहीं हो या बेहोश ना हो। तो आपको ये वेरीफाई करना चाहिए। मैंने तो बहुत वेरीफाई किया है, आप भी करिए।
क्या कभी ऐसा क्षण होता है कि हमारी जानने की क्षमता लुप्त हो जाए? आप कहेंगे हमारा मन भटक गया है, सती कर अभ्यास कर रहे हैं, मन भटक गया। लेकिन जब मन भटक गया उस समय भी क्या विचार आ रहे हैं तो मालूम रहता है ना। ऐसा नहीं होता कि ब्लैंक हो जाए मन, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, ऐसा कहीं नहीं होता। अनलेस देयर इज अ ब्रेन प्रॉब्लम और इंस्ट्रूमेंट की कोई प्रॉब्लम है। तो प्योर चित्त को कहा गया कि वो नित्य है और वही इंद्रियों के माध्यम से ऑपरेट करता है, तो वो अनित्य बदलने वाला बन जाता है। क्योंकि कभी आँख ऑपरेट करती है, कभी कान, कभी नाक, कभी शरीर, तो बदलता रहता है, प्रतिक्षण बदलता रहता है, तो उस सेंस में बदलता रहता है। तो ये हम अपने अनुभव पे भी जानते हैं। हम कभी टीवी देखते हैं तो हमको लगता है कि हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, साइमल्टेनियस हो रहा है। ऐसा होता नहीं है। चित्त एक समय पे एक ही काम कर सकता है। तो क्या हो रहा है वहाँ? फ्लिप फ्लॉप हो रहा है, और वो इतनी रैपिडली होता है क्योंकि चित्त की ड्यूरेशन ऑफ occurrence इन माइक्रो मिली सेकेंड, माइक्रो मिली सेकेंड्स या नैनो सेकेंड्स वाली। उतनी देर में एक चित्त उठता है और समाप्त हो जाता है, उठता है, समाप्त हो जाता है। तो जो हम टीवी देख रहे हैं तो चित्र भी देख रहे हैं, आवाज़ भी देख रहे हैं, लगता है साथ साथ हो रहा है। लेकिन अगर आप बहुत माइंडफुल होकर देखेंगे कि अगर आप पूरा अटेंशन देखने में लगा दें तो सुनने वाले में दिक्कत होने लगती है, और पूरा अटेंशन सुनने में लगा दें तो दिखने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ये आप वेरीफाई कर सकते हैं कि विज्ञान भी बदलता रहता है, प्रतिक्षण चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है। और विज्ञान के साथ साथ दूसरे मेंटल फैक्टर्स भी जागते हैं। कभी विज्ञान अकेला नहीं जागता। और जो चित्त है, अशुद्ध चित्त, अशुद्धियां भी उसके साथ जाती हैं। इसलिए भगवान के श्लोक में एक सूत्र में आता है, भवस्सरम यम चित्तम। ये जो चित्त है वो रेडियंट है, लेकिन उसमें आगंतुक उपक्लेश आते रहते हैं। आगंतुक मतलब जो विजिटर्स की तरह, कभी राग आ जाएगा, कभी द्वेष आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा। चित्त का अपना स्वरूप ऐसा नहीं है। तो ये विज्ञान जब मान लीजिए आँख देखते हैं तो उसके साथ साथ शुद्ध देखना होता है, लेकिन उसके साथ साथ और भी मेंटल फैक्टर साथ चलते हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ प्योरिटी ऑफ माइंड। और वेदना एक यूनिवर्सल फैक्टर है, वो हमेशा रहेगा। संज्ञा यूनिवर्सल फैक्टर है, वो हमेशा ही रहेगा। आप कुछ देख रहे हैं तो तुरंत अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, और उसको पहचानना जाने की कोशिश होगी। और अगर पहले देखा हुआ है तो तुरंत उसको पहचान लेंगे। ये फूल है, ये मकान है, ये साइकिल है। इसी तरह शब्द आता है, पक्षी बोलते हैं, हम पहचानते नहीं कौन बोल रहा है, लेकिन आवाज़ सुनाई देगी, प्रिय लगेगी या अप्रिय लगेगी, और तुरंत अंदर से भाव जागेगा, ये कौवे की आवाज़ है कि चील की आवाज़ है कि कोयल की आवाज़ है। So you can actually see। अभी हम आँख बंद करके हैं, अगर आप में से कोई बोलेगा तो मुझे आपकी आवाज़ सुनाई देगी, और अगर मैं आपको पहचानता हूँ तो मैं आवाज़ को रिकॉग्नाइज कर लूँगा, अच्छा ये राजेंद्र जी की आवाज़ है, बगैर देखे ही। क्यों? संज्ञा है वो। तो ये सब विज्ञान के साथ साथ जागते हैं। संज्ञा की चर्चा बाद में कर लेंगे, उसका महत्व बहुत ज़्यादा है। तो अभी वेदना और विज्ञान समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो विज्ञान जो है वो कंडीशनड अराइजिंग है, और वेदना भी उसके साथ कंडीशनड अराइजिंग है। तो कोई फीलर नहीं है जो फील कर रहा है, जिसको लग रहा है कि अप्रिय सुखद वेदना है कि दुखद है कि अप्रिय। इट्स जस्ट ए पार्ट ऑफ द नोइंग प्रोसेस ऑफ द माइंड।
जो चित्त है उसकी जानने की क्षमता है, और जानता वो मल्टीपल वेज में है. ऑल पॉसिबल वेज ऑफ नोइंग एग्जिस्ट इन दैट. So one of the knowing aspects of knowing is feeling. It is pleasant or unpleasant. So जो हमारी जानने की इस नैसर्गिक क्षमता है उसका एक एस्पेक्ट ये है कि वो जानता है कि ये सुखद लग रहा है कि दुखद लग रहा है कि न्यूट्रल लग रहा है. और वो जानने की क्षमता नैसर्गिक है, हमारी सभी प्राणियों की है, यूनिवर्सल है, जिसका स्रोत अनमैनिफेस्ट कॉन्शियसनेस है जो संसार में व्याप्त है, इस सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है. तो इसलिए उसमें मैं और मेरा कहने का कोई तात्पर्य नहीं. तो इस तरह से हम समझते हैं तो स्पष्ट हो जाती है, न एतत्-मम न एषोऽहमस्मि न मे सोऽहत्ताति, कि ये बात हम वेदना के लिए भी और विज्ञान के लिए भी कह सकते हैं. तो इस प्रकार से समझ के थोड़ी देर ध्यान करके देखते हैं क्या ये बात हमारे अनुभव पे आ पाती है, क्योंकि ये एक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग है तो अनुभव पे आने में समय लगेगा, बट वी कैन रिफ्लेक्ट ऑन इट ड्यूरिंग आवर मेडिटेशन एंड सी. अगर कोई प्रश्न आता है तो फिर उसकी चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि जितना हम क्लियरली उसको समझेंगे उतना अनात्म बोध पुष्ट होगा. और फिर जो अनंत लक्षण सूत्र का उद्देश्य था कि प्रवचन सुनते सुनते ही लोग मुक्त हो गए, हम उस दिशा में एक छोटा सा कदम तो लें. उसमें भी यही बातें थी, न एतत्-मम न एषोऽहमस्मि न मे सोऽहत्ताति. ये सब 5 खंड मैं नहीं हूँ, मेरे नहीं है, मेरी आत्मा नहीं है. और जब इस पर रिफ्लेक्ट मल्टीपल टाइम्स लंबे समय तक करते हैं या बहुत गहन रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसा उन 5 भिक्षुओं ने किया, जितनी पारमियां, इतना उनका अभ्यास, तो संसार के प्रति डिसएंचेंटमेंट का भाव, निर्वेद भाव, निब्बिदा, आपको याद होगा उसमें है, रूपम पि निब्बिदति, सद्देह निब्बिन्दति, चक्षुम पि निब्बिन्दति, घानम भी निबिंदती. हर चीज के प्रति, इंद्रियों के प्रति और इंद्रियों के विषयों के प्रति कोई एन्चेंटमेंट नहीं रही, और उसके बाद डिस्पैशन एंड देन लीड्स टू लिबरेशन. सो दैट इज द पाथ फॉर फ्रीडम, फॉर एंटरिंग द स्ट्रीम ऑफ लिबरेशन. क्योंकि जब तक सक्काय दिट्ठी नहीं कटेगी, अनात्म बोध फर्स्ट लेवल तक अनात्म बोध नहीं आएगा, आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे. तो इसीलिए प्रयास कर रहे हैं कि हमारे को ठीक से समझ में आए, ताकि हम आगे बढ़ने का स्टेप ले सकें. So let us quietly meditate and see. Are we able to see कि वेदना जो है मेरी नहीं है, ये विज्ञान जो है, जैसे अभी आप मेरी बात सुन रहे हैं तो श्रोत विज्ञान जाग रहा है, आप बीच में आँख खोल के देख सकते हैं तो चक्षु विज्ञान जाग रहा है. तो ट्राई टू इन्वेस्टिगेट एंड सी क्या ये मेरा है या ये नेचुरल है. इज इट अ पार्ट ऑफ नेचर और इज इट मी पर्सनली बिलोंगिंग टू मी. सो दैट इज द इन्वेस्टिगेशन जो हमको विवेचन करना है अपने अनुभव के आधार. अगले कुछ दिन हम ऐसा ही यही इन्वेस्टिगेशन ही करेंगे और चर्चा की शायद अब आवश्यकता नहीं, लेकिन इन्वेस्टिगेट इट एंड ट्राई टू इंटरनलाइज इट एज मच एज पॉसिबल. आपके प्रश्न आएंगे तो फिर देख लेंगे.
यदि किसी भाई को कोई प्रश्न हो, समझने में दिक्कत हो रही हो, तो आस्क नाउ। 10 मिनट है हमारे पास। कंसेप्चुअल लेवल पे अगर समझने में दिक्कत हो रही हो या अनुभव लेवल पे कोई दिक्कत हो रही हो। एक प्रश्न पूछना चाहूँगा जी। ये है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं और मन को एकाग्र करने की कोशिश करते हैं और यदि अवेयरनेस रहती है, जागृत रहते हैं, तो हमारी जो वेदना है वो हमें समझ में आती है। अपनी जितनी हमारी इंद्रियां हैं उनके साथ जो अभी आपने समझाया वो सब समझ में आ जाता है। अब ये है कि
जब वो अवेयरनेस खत्म हो जाती है और विचारों में मन अटक जाता है, तो चाहे कितनी भी वो हो रही हो, चाहे हमी हो या स्मेल हो या यही दो हैं जो, या त्वचा हो, इनके साथ जो भी सेंसेशन हो रहा है उसका आभास नहीं हो पाता। तो ये मन का एकाग्र होना प्राथमिक है, और इसके बाद ही हमको ये सब कुछ समझ में आ सकता है। बेसिक लेवल ऑफ कंसंट्रेशन तो चाहिए ही, बेसिक लेवल कंसंट्रेशन होनी चाहिए। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना विचार, उसको भी एक और तरीके से समझ सकते हैं कि हमारा मन विचारों में गया हुआ है, तो मनोसंस्पर्शा वेदना तो मालूम पड़ सकती है ना। मन में विचार आ रहे हैं तो वेदना होती है ना, अच्छा लगता है या बुरा लगता है, हम उसी की ओर ध्यान दे दें। Okay. So just immediately come back to awareness, क्योंकि अवेयरनेस जो है, जो वेदना की नहीं जानना या अवेयरनेस का ना होना, इसका मतलब है कि हमारा विज्ञान नहीं जागा है। काया विज्ञान जागेगा तभी वेदना मालूम पड़ेगी, श्रोत विज्ञान जागेगा तभी वेदना पड़ेगी। जब हम मन में विचार कर रहे हैं तो मनोविज्ञान जागा हुआ है, तो मनोवेदना जाग रही है। तो एक समय पे एक विज्ञान जाग सकता है, Okay. या वो फ्लिप फ्लॉप हो सकता है कि मन जान रहे हैं, फिर शरीर को देख रहे हैं, फिर विचार आ रहा है, फिर शरीर, ऐसा होता रहता है ना कई बार। शरीर भी मालूम पड़ रहा है, फिर विचार मालूम पड़ रहा है, फिर शरीर मालूम पड़ रहा है, विचार। सो योर माइंड कीप्स ऑन फ्लिपिंग फ्लॉपिंग फ्रॉम हियर टू हियर। ये वाला चित्त जागता है, फिर ये चित्त, ये विज्ञान जागा काया विज्ञान, फिर जागा मनोविज्ञान। तो ये फ्लिप फ्लॉप होता रहता है। बट अगर हम सजग हो जाएं, विचार भी आ रहे हैं, ओके लेट मी फील, कैसा लग रहा है, ये विचार अच्छे हैं लग रहे हैं या बुरे लग रहे हैं, प्रिय लग रहे हैं या अप्रिय लग रहे हैं। सो यू नो दैट देयर इज अ वेदना एसोसिएटेड विद थिंकिंग आल्सो। वो बहुत ही क्रूशियल है एक्चुअली। वो अगर हम सोचने की वेदना को पकड़ने में सक्षम हो जाएं तो हमारी 50% प्रॉब्लम तो उसी से रिजॉल्व हो जाए। क्यों? क्योंकि अधिकतर समय सोचने के कारण हमारा तृष्णा जागती रहती है, विचार आते रहते हैं, गुस्सा जागेगा, द्वेष जागेगा, हताशा जागेगी, ईर्ष्या जागेगी, सारे विचारों में हमारा समय इतना जागता है। अगर हम उसको दबाने की कोशिश ना करें, अच्छा विचार आ रहे हैं, कैसा लग रहा है भाई, देखें तो सही, एंड यू चेंज द होल एटीट्यूड। तो आपको मालूम है, अच्छा प्रिय वेदना, प्रिय लग रहा है। द मोमेंट यू से प्रिय लग रहा है या यू नो इट इज प्रिय लग रहा है, विचार की शक्ति क्षीण हो जाएगी। तब आप कंटिन्यू तभी करेंगे विचार अगर वो इम्पोर्टेंट है तो, नहीं तो छोड़ दे, छूट जाएगा वो। तो आप वेरीफाई कर सकते हैं इसको। नमस्ते सर, गीता हियर। नमस्ते सर। हाँ जी नमस्ते। मुझे ये आपने जो अभी अभिधम्मा की बात की, जहाँ तक मेरी समझ है, मुझे सिर्फ थोड़ी क्लैरिटी चाहिए। जो पहले आपने ये प्योर कॉन्शियसनेस की बात की, विच इज बियॉन्ड दोस 5 एग्रीगेट्स और 5 कॉन्शियसनेस, जैसे ईयर कॉन्शियसनेस, ऑल दैट एक्सेट्रा। तो मुझे हाँ, तो मुझे एक चीज जो मुझे इतनी समझ में आ रही है कि ये सारे जो चीज है ये एक साथ में गुथे हुए हैं। जैसे कि अब मन में अगर कुछ जागा तो वेदना हुई, तो संस्कार भी हुआ, संज्ञा भी, मेमोरी ऑल्सो, तो सब कुछ एक साथ में ही आता है। पर जब आपने जैसे कि आपने कहा कि मेरा मन भटक गया है, कोई तो है वो जो जान रहा है, तो वहां तक काफी क्लैरिटी है। जब हम कॉन्शियसनेस की आप जो बात कर रहे हैं, जैसे कि आपने बताया था प्योर चित्त, जो अभिधम्मा में आपने कहा था कि चित्त अपने आप में उत्पन्न नहीं होता है, चित्त के साथ में सारी चेतसिक वेदना और सारे संस्कार जागते हैं। जैसे कि कोई प्योर वाटर है और आप उसमें कोई रंग भर दिए तो वो रंग के हिसाब से आपकी खुशल चित्त और अकुशल चेतसिक जागता है, जो मेरी समझ है। एक मुझे पूछना है कि जब आप सोए हुए नींद में, तो भी आप आपकी जो 5 एग्रीगेट्स जो है वो काम नहीं कर रहा है, बिकॉज यू आर इन डीप स्लीप। Still, what I understand is you're alive. So there is some life force energy which is keeping you alive. तो इसे मैं समझूं कि this is something beyond those 5 aggregates which is controlling, नहीं बोल सकती हूँ. It is something beyond which I have not
experienced, I'm just understanding. तो ऐसी समझ, is that clarity is right, this kind of a understanding? No, we all experience that we are alive. तो उसको कोई इसमें ऐसी चीज नहीं है कि हमें एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है. हम सबको मालूम है ना हम जीवित हैं. So that it is intuitively known that we are alive. There is a life force, and Abhidhamma has a classification of that. उसमें दो जो mental factor है जीवित इंद्रिया, which is associated with keeping the mind alive, and then there is a bodily life factor, kaya जीवित इंद्रिया, which is keeping the body alive. So they recognize two different life forces, but वो भी सब जीवित इंद्रिया को भी एक mental factor ही माना गया है उसमें. तो वो अभिधम्मा का अपना सोच है, बट हम अपने सामान्य अनुभव से समझ सकते हैं कि चेतना है. तो ये सारी चीजें जो वेदना संज्ञा ये सब नोइंग की वेरियस काइंड्स ऑफ नोइंग्स हैं, isn't it? They are all known, so they are all properties of the consciousness. और consciousness की जो भी हमारी चेतना है, कह लीजिए नैसर्गिक चेतना है. जब हम कहते हैं कि अजान सुमे तो बार बार पूछते रहते हैं, आप कभी उनकी टॉक सुनी हो या रिट्रीट अटेंड की हो, आर यू कॉन्शियस, तो आप क्या कहते हैं? किसी ने कहा नो नो नो, अच्छा यू आर स्लीपिंग, इट मींस या आई वाज स्लीपिंग, सो दैट्स फाइन. बट व्हेन समबडी आस्क क्या आप होश में हो, तो इसका मतलब यही होता है कि हाँ होश में हूँ भाई, सो नहीं रहा हूँ या बेहोश नहीं हूँ. तो उस सेंस में, और उस जो हमारी बेसिक कॉन्शियसनेस है वो मैनिफेस्ट करती है इंद्रियों के रूप में. देन वी हैव कॉन्शियसनेस ऑफ समथिंग, कॉन्शियसनेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ वेरियस काइंड. तो सर आपने जो प्योर चित्त की बात की थी, this is something which is pure consciousness, which Ajahn Sumedho, Lumpur Sumedho speaks Yes. about it. Yes. Are you referring to that when you spoke about Abhidhamma के हिसाब से आपने जब मैंने कहा था कि अभिधम्मा ने कंफ्यूजन हो गया क्योंकि उन्होंने चित्त और विज्ञान को एक कर दिया. और मुझे और एक सवाल पूछना था सर कि जो आप वेदना की बात कर रहे हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है संवेदना और वेदना अलग है. संवेदना इज व्हाट यू फील इन योर बॉडीली सेंसेशन व्हिच इज ओनली मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट्स. तो ये जो प्लेजेंट अनप्लेजेंट संवेदना, न्यूट्रल संवेदना इज कि हम इसको कैसे रिकॉग्नाइज करें, क्योंकि वो समझ में नहीं आ रही है कि ये इन बॉडीली वे. नहीं, जब आप इसको कॉम्प्लेक्स मत बनाइए ना. आप बैठे हैं, जैसे आप कैसा महसूस कर रहे हैं, प्रिय लग रहा है अप्रिय लग रहा है. कई बार ऐसा है कि ना प्रिय लगता है ना अप्रिय लगता है, तो उसको कह दिया न्यूट्रल है. सो यू शुड नॉट कॉम्प्लिकेट इट बाय मेकिंग इन एनी सच. इट्स नॉट अ बिग डील. बेसिकली क्यों हमको अनुभव कैसा हो रहा है, नो यू डोंट हैव टू इवन नीड लॉट ऑफ कंसंट्रेशन फॉर दैट. आप शांति से कोई भी बैठा है, आप उसको कहो कि पंखा चल रहा है, हवा आ रही है, ठंडा ठंडा लग रहा है, हाँ अच्छा लग रहा है, लेकिन ये पाँव में दर्द हो रहा है, तो स्पष्ट है जनरली बॉडी में जहाँ ठंडा ठंडा लग रहा है वो अच्छा लग रहा है, पाँव में दर्द है तो वो अप्रिय वेदना है, ये प्रिय वेदना है. और कई जगह हथेली पे देखते हैं कुछ महसूस ही नहीं होता, ऐसा लगता है ठीक है, इट्स ओके, कुछ हो रहा है, बट ना वो प्रिय लगता है ना अप्रिय लगता है, तो उसको कह दिया न्यूट्रल है. सर वो मोह के संस्कार है क्या सर? इफ वी डू नॉट नो एनीथिंग, वो those kind of associations are valid in some way, but हमको उस तरह से सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि हम फिर 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस करने लगेंगे तो दिक्कत हो जाएगी. हम सोचेंगे ये संस्कार ऐसा है, इसके साथ वो वाला संस्कार, ये वेदना आई तो वो वाला संस्कार होगा. There is some element of relationship. जितनी समझ में ये आ सकता है, स्पष्ट आता है कि अगर अप्रिय वेदना हो रही है, अनप्लेजेंट फीलिंग, दर्द हो रहा है, अगर मैं उसको शांति से बगैर बेचैन हुए जान रहा हूँ, तो मेरी जो दर्द के प्रति द्वेष करने की, जो उसके प्रति गुस्सा होने की, जो उसके प्रति बेचैन होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, है ना. ये तो सामान्य बात है ना. हमारी हैबिट है कि दर्द आता है तो चीखते हैं, चिल्लाते रहे, मरा रहे. अब दर्द आ रहा है, हम रिएक्ट नहीं कर रहे, तो हमारी हैबिट कम हो जाएगी. नो, वी अंडरस्टैंड इन वेरी सिंपल टर्म्स. If you use technical words, you get lost then.
तो फिर उन टेक्निकलिटीज में खोने का खतरा रहता है। छोटा सी पूछ तो मेन चीज जो मैं समझ रही हूँ कि एवरीथिंग इज मेंटल, द रूट कॉज इज द मेंटल फीलिंग्स, क्योंकि जो माइंड में हो रहा है तो वो मैटर पे, मतलब आपके शरीर पे संवेदना के रूप में निकल रहा है, ऐसे ही समझो ना। इस आई मीन वो थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन हो गई है, क्योंकि काफी टाइम हम ये ऐसे समझते हैं सेंसेशन मतलब बॉडीली सेंसेशन, पर मैं जैसे समझ रही हूँ कि संवेदना और सेंसेशन इज वेदना इज क्वाइट डिफरेंट। यार तो आपने वो रूप वाला सेक्शन अटेंड किया था पूरा, जो पहले 7 दिन थे, तो उसमें हमने डिस्कस किया था रूप का, जो हमने एनालिसिस किया था। हाँ 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 सर, हाँ जी। 4 धातुएं हैं, वो रूप का प्रकटीकरण। जब कहते हैं शरीर में वाइब्रेशन हो रही है, इचिंग हो रही है, tingling हो रही है, तो those are bodily things which are being felt, but the feeling of them is either pleasant or unpleasant. Okay sir, So, thank you one is sir. a bodily thing, other is a mental feeling. हेलो आपस में Thank you sir. सर, मैं दीपक सर एक चीज जानना चाह रहा था। हाँ जी सर, ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है कि विज्ञान में और प्योर कॉन्शियसनेस में, हाउ टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन दीज। जिसको सती कह रहे हैं ना, बट before you answer this question, सती जिसको कह रहे हैं, सती मतलब माइंडफुलनेस, सजगता। तो सती क्या है? सती is the ability to know, basic ability to know what is the mind state or what is happening in the body. So sati is a nearest attribute of knowing ability, pure knowing ability. तो उस सेंस में सती भी प्योर है, लेकिन क्योंकि उसमें मैं का भाव जुड़ा रहता है, मैं जान रहा हूँ, तो वो इम्प्योर हो जाती है, तो वो प्योर अवेयरनेस नहीं रहती। अगर सती में अवेयरनेस, मैं का भाव हट जाए, तो देन इट बिकम्स प्योर अवेयरनेस और प्योर चित्ता, जिसे हम कह रहे हैं। ठीक है? सो आवर प्रैक्टिस इज टू मूव फ्रॉम sati, which is seen as a personal ability to know, to awareness, which is seen as an impersonal, natural ability to know property of the sentient beings. Right. Is it clear? सर नमस्कार। क्लियर, थैंक यू सर। दर्शन नमस्कार। नमस्कार जुम्ना जी। ये मेरे को मैनिफेस्टेशन कॉन्शियसनेस और अनमैनिफेस्टेशन में बताएं क्या फर्क है? अनमैनिफेस्ट कॉन्शियसनेस की जो बात आती है, जो अजान सुमेर तो कई बार कहते हैं, उनकी किताबों में भी चर्चा आती है, उसको सूत्र में भी आता है जी। उसको समझने का हम लोग विज्ञान से जुड़े हुए हैं तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। इट इज लाइक ए फील्ड, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। आप तो फिजिक्स से ज्ञाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या है? इट इज अनमैनिफेस्ट. It becomes manifest when there is an instrument through which it can operate. Isn't it? Exactly same way, there's an unmanifest consciousness which becomes manifest when there's an instrument called human body or animal body or a tree or bird or snake, anything. It manifests as sentient force. तो वो unmanifest है. Gravitational field है, वो unmanifest. वो manifest होता है जब कोई चीज गिरती है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अनमैनिफेस्ट है। टीवी ऑन करते हैं तो मैनिफेस्ट हो जाता है। टीवी खराब हो गया तो फील्ड गायब नहीं होता, बस हमें मैनिफेस्ट होता है। इस तरह ब्रेन खराब हो गया या आदमी मर गया तो वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाता, बट फील्ड वही रहता है। सो दैट इज अंडरस्टैंडिंग। It means unmanifest is a power which can only be realized by instruments. Yeah. And normally it is manifest through body and sensories, the sentient beings, जो जीवित लोग हैं, उसकी characteristic यही है ना जीवन की। But it is said that an arhant, when he experiences arhant phal samadhi and all his senses are not working, then he is kept alive by the unmanifest consciousness. So that is the only one, that is the only situation
where unmanifest consciousness is directly experienced by the fully Yeah. liberated person at that moment of experience of liberation. तो That is, सारी प्रकृति जो है ये मैनिफेस्टेशन है, इसका मतलब. जी हाँ, प्रकृति जो है मैनिफेस्टेशन. That's ठीक good. है. So ये थाई फॉरेस्ट ट्रेडिशन की खास बात है, Yeah, इसलिए yeah. उसमें थोड़ा संभावना रहती है कंफ्यूजन की. तो ये हमको अपनी विवेक से, अपनी समझ से, अपने इन्वेस्टिगेशन से we can accept it or not accept it. I'm not saying it is, this is